नमस्कार, टीएलपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ यूपी से ही 80 में से 51 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया है। और तमाम कयासों के बावजूद बीजेपी ने अपनी सूची में नया फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें परिवारवाद और एज लिमिट को आधार नहीं बनाया गया। सूची में यूपी में जहां बीजेपी ने अपने 51 प्रत्याशियों में से 9 केंद्रीय मंत्री उतारे हैं, वहीं 4 नए चेहरों को जगह दी गई है। दरअसल किसी भी चुनाव से पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट को लेकर सर्वे कराती है। उसी सर्वे के आधार पर यह तय करती है कि आगे के चुनाव में उसे टिकट देना है या नहीं। इस बार भी सर्वे तो कराया, लेकिन सर्वे को नकार कई चेहरे ऐसे उतारे जिनका रिजल्ट 50-50 था। और बरेली में बीजेपी सुझाव पेटियों के माध्यम से जनता से उनकी राय मांगेगी और उसी के मुताबिक अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसको लेकर बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बरेली सांसद संतोष गंगवार, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र विकसित भारत मोदी की गारंटी का एक अभियान है। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है उसका विषय ये है कि हमारी 2 बार की सरकार का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूरा हो रहा है और दोनों बार 2014 में जब सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना घोषणा संकल्प पत्र जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दों का जारी किया था, जिस पे हमने सत काम किया है। ऐसे ही 2019 में जब सरकार बनी तो उससे पहले भी हमने संकल्प पत्र का पूरा एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें जनहित से जुड़े विषय थे, देश से जुड़े हुए विषय थे। उन विषयों को सरकार ने बड़े बताते हुए गर्व हो रहा है। माननीय सांसद जी हमारे मध्य में हैं। सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ सब काम पूरा किया है। ऐसे ही अब तीसरी बार जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो फिर से संकल्प पत्र जारी करेंगे और वो संकल्प पत्र के लिए हमने जो है 1 करोड़ लोगों से संपर्क करके 5000 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर हमारी संकल्प पेटिकाएं, सुझाव पेटिकाएं लगाकर बरेली से संबंधित कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि नंबर 1, पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 25,150 लोगों को घर मिले और पीएम आवास योजना शहरी में 31,147 लोगों को मकान मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2.13 लाख किसानों को लगभग 513.49 करोड़ की धनराशि का वितरण होगा। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर 3 महीने में जो किस्त आती है वो किस्त उनके सीधे खाते में जाती है और बैंकों में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने खाते खोले हुए हैं। और जब जीरो बैलेंस की हम बात कर रहे थे तब लोग मजाक बना रहे थे हमारे। अब उन जीरो बैलेंस वालों के खातों में सीधे पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत करीब 35,492 लाभार्थियों ने लाभ उठाया और उन्होंने ऋण की सुविधा प्राप्त की। ये तात्कालिक बात है जो हम आपको बताना चाहें। और सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को कई सौगात दी है। वही छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से हमने प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का काम किया है। आज गोरखपुर में भी 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में
या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। आम से लेकर खास लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं और अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट के साथ शनिवार को रामलला के दर्शन किए। भूपेंद्र पटेल ने उनकी पूरी कैबिनेट ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के भव्य दरबार में दर्शन कर पूजा की, माथा टेका और दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर वास्तव में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के पुनर्जागरण का केंद्र बन गया है। हमने गुजरात सहित पूरे देश के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भगवान राम के चरण में प्रार्थना की है। जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों सैकड़ों वर्षों तक अपने हृदय में संजोया रखा, संकल्प की सिद्धि ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य और दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना में अंकित हुए और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुजरात के लिए तो एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है कि गुजरात के सपूत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुरुषार्थ, प्रेरणा और सफल प्रयास के यह भव्य राम मंदिर आज देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के विरासत भी, विकास भी की प्रधानमंत्री जी की कल्पना साकार कर रहा है। और खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के नवनिर्मित मॉडल यानी कि अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया गया। बता दें कि जिले में कुल 60 अन्नपूर्णा भवन है, जिसमें से 45 निर्मित भवनों का लोकार्पण किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि बाकी 15 भवनों का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि यह सरकार का जनता के हित में एक और बड़ा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सभी जनपदों में ये अन्नपूर्णा भवन जो हैं वो बनाए गए हैं ग्राम पंचायत लेवल पर। और हमारे यहाँ भी आज श्री रामनगर तरहर में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ और आज एक भवन जो है लोकार्पित हुआ। साथ साथ में 45 और ग्राम पंचायतों के लोग ये जो अन्नपूर्णा भवन है वो लोकार्पित किए गए हैं। इसमें बेसिकली हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट्स को 75 अन्नपूर्णा भवन बनाने का टारगेट दिया गया था। हम लोगों ने इसको 80 का टारगेट लेकर चले थे। हर ब्लॉक पर 5 निर्मित करने थे, उसमें से हम लोगों ने 45 भवन जो है वो पूर्ण कर लिए हैं। आगामी 3 दिवसों के भीतर 15 भवनों का निर्माण जो है शेष थोड़ा बहुत जो कमी थी वो पूर्ण कराते हुए वो भी पूर्ति हो जाएगी। और 10 मार्च से पहले भी हमारे जो भवन निर्माणाधीन हैं वो सभी अपनी प्रगति ऐसी पा चुके हैं कि वो पूर्ति की स्थिति में आ जाएंगे। और 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, जिसके चलते बुलंदशहर में एसपी देहात रोहित मिश्रा ने रामघाट का निरीक्षण किया, क्योंकि महाशिवरात्रि के दौरान यहां काफी भीड़ भाड़ रहती है और इसी दौरान कांवड़िया भी यहां आते हैं, जिसको देखते हुए एसपी ने सभी कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसपी देहात रोहित मिश्रा, सीओ डिबाई रामकरण और बीडीओ और कोतवाल रामघाट सहित कई लोग मौजूद रहे। आगामी महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए आज रामघाट का निरीक्षण किया गया, साथ में सभी अधिकारी जो थे
और स्थानीय जो आयोजक करता है वो भी सम्मिलित है। और पास में मंदिर भी है, शिव मंदिर, जहाँ पर भी 8 तारीख को विशेष रूप से भीड़ भाड़ रहेगी। और उससे पूर्व कांवड़िया यहाँ पर आते हैं और जल गंगा जी से ले जाकर विभिन्न मंदिरों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी उसके संबंध में आवश्यक बैठक भी अभी हमारे द्वारा की जाएगी। और सोनभद्र में खनन विभाग और पुलिस ने फर्जी परमिट तैयार कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के द्वारा अवैध उपखनिज की चोरी और बिना परमिट उपखनिज को परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व खनन विभाग की टीम द्वारा एक ट्रक को पकड़ा, जिसके चेकिंग के दौरान पता चला कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं MM11 आदि वो फर्जी थे। पूछताछ में पता चला कि यह कार्य राहुल मौर्य जो थाना कर्मा के अंतर्गत रहते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। आगे की पूछताछ में और राम प्रकाश में आए, जिनमें 2 अन्य अभियुक्त और चेतन पाल और एहसान की भी गिरफ्तारी की गई और बाकी लोगों को 3 लोगों को वांछित किया गया है। इसमें काफ़ी लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे, क्योंकि ये बताया गया कि काफ़ी लोग इस धंधे को काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी ट्रक इस तरह से निकले गए हैं। तो एक विस्तृत जांच के बाद ही बाकी नाम प्रकाश में आ पाएंगे। तो सर, इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? क्या खनन व्यवसायी भी सम्मिलित हैं, वाहन चालक, वाहन स्वामी, और मतलब किस तरह से रैकेट? अभी खनन विभाग की संलिप्तता इसमें प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन जो ट्रक चालक हैं, ड्राइवर हैं या लोकल के लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं। सर, इसमें नेताओं की संलिप्तता सामने आई है? अभी तक इस तरह का कोई नेता प्रकाश में नहीं आया है। सर, चूँकि खनिज विभाग संबंधित मामला है, तो क्या खनिज विभाग के अधिकारियों के संबंध में सूचना दी गई है? क्या वो जांच कराएंगे इस संबंध में? खनन विभाग स्वयं सम्मिलित रहा है इस पूरी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में। वो एक संयुक्त कार्रवाई है। खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां पर थाना गंगानहर क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक सरफिरे युवक ने लगभग 350 गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। जिसके बाद जब गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को रोका तो उसने पुलिस के साथ भी कार से कुचलने की कोशिश कर डाली। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये थाना गंगानगर में 29 फरवरी की रात्रि में एक व्यक्ति जो अपनी कार से आता है, कार खड़ी करके वहाँ पर जो गैस गोदाम है उसके पास में खड़ी गैस की एजेंसी की ट्रक में, जिसमें गैस सिलेंडर लदे थे, उसमें वहाँ पास में रखे बोरों के को इकट्ठा करके उसमें आग लगाने का प्रयास करता है। इसी दौरान जब वो आग लगाने का प्रयास करते हुए जाता है, उसमें फैंटम आती है, फैंटम द्वारा देखा जाता है और इस बीच वो आरोपी कार में बैठ करके भागने का प्रयास किया जाता है। फैंटम द्वारा रोका जाता है, किंतु वो भागने में सफल हो जाता है। फैंटम के द्वारा इस और जो ड्राइवर है उसका, इसके द्वारा आग को बुझाया गया वहाँ पर, और इस संबंध में थाना गंगानगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर संबंधित की पहचान कर ली गई है और इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास ये अभी इसके आपराधिक इतिहास देखा गया है। पूर्व में इस पे मारपीट के 3 मुकदमे दर्ज हैं और ये व्यक्ति के बारे में जानकारी करने पे पाया गया कि ये साइको टाइप का व्यक्ति है, जिसको अभी हम लोग गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है। यहां एक मॉल में ग्रिल गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना ग्रेटर नोएडा के बिखरव थाना इलाके में स्थित ब्लू सफायर मॉल की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि 2 लोग नीचे खड़े हुए थे, तभी ग्रिल अचानक उनके सर पर आकर गिरी, उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर लोग सहम गए। आज दिनांक 3 मार्च को PRV यथार्थ हॉस्पिटल के माध्यम से थाना बिसरख को सूचना प्राप्त हुई कि ब्लू सफायर मॉल में एक लोहे की ग्रिल 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील हैं, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे। तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में
इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अगली खबर बहराइच से है, जहां एक शख्स ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बच्ची कुछ सामान लेने बाजार गई थी। इसी दौरान आरोपी बच्चे को उठाकर ले गया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत दोपहर में लगभग 3 बजे एक 18 वर्ष का युवक एक लगभग 6 साल की बच्ची को, बारिश हो रही थी, एकदम गोद में उठा के एक विद्यालय के अंदर भागा और विद्यालय के पीछे कुछ सुनसान क्षेत्र था, वहाँ पर उसने उसके साथ बलात्कार की घटना की। उसके साथ जो एक छोटी बच्ची 12 साल की जा रही थी, उसने तत्काल अपने परिवार को सूचित किया कि जो उसकी बहन पीछे आ रही थी उसको कोई उठा के ले गया। तो एकदम परिवार खोज में लग गया था और स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में जो कार्यरत थी एक महिला, उसने सहयोग किया। तो घटना के लगभग 15 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और मौके से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कल जेल भेज दिया जाएगा। और जो पीड़िता है उसको कुछ प्राइवेट पार्ट्स में चोट आई है, तो उसी के उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया है। पीड़िता से अभी मेरी मुलाकात हो गई है, स्थिति स्टेबल है, चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। उसको जितना उपचार की आवश्यकता है सब पुलिस के सहयोग से उपलब्ध कराया जा रहा है और इसमें सभी विधिक कार्रवाई बाकी प्रचलित है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।